हेलो गाइस, हम देख रहे थे आपके चैप्टर 1 के पीवाईक्यूज चैप्टर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हम पिछली वीडियो में हमारे 370 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, ये जो आपकी ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ओके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक अधिगमकर्ता अपने नए अनुभव के अनुसार अपनी पूर्व की योजनाओं को संयोजित या आशोधित करता या करती है। विद्यमान योजनाओं को संयोजन, आशोधन और नई योजनाओं पर पहुंचने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है समायोजन। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब एक अधिगमकर्ता अपने नए अनुभवों के अनुसार अपनी पूर्व की योजनाओं को संयोजित या असंशोधित करता है एवं विद्यमान योजनाओं को संयोजन, असंशोधन और नई योजनाओं पर पहुंचने की प्रक्रिया को समायोजन के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान में परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी बच्चे की क्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार का समर्थन करता है? तो पहला आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाड़ मचान लगाना। ओके, सो पाड़ का मतलब देख लेते हैं हम क्या दिया है हमें। लगाने की तकनीकी बच्चों की क्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार का समर्थन प्रदान करता है। मचान एक अस्थायी ढांचा विन्यास है जिसका उपयोग इमारतों और अन्य बड़ी संरचनाओं की मरम्मत के लिए, लोगों एवं सामग्रियों की सहायता के लिए किया जाता है। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण अधिगम बंडूरा की अधिगम संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणामों में से एक के तत्व हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, बी, डी और ई। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंडूरा की अधिगम संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणामों में से एक प्रेक्षण अधिगम के तत्व हैं। फर्स्ट है अपना ध्यान, सेकेंड है प्रतिधारण, और थर्ड है उत्पादन, फोर्थ है अभिप्रेरण। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो उद्दीपन अनुक्रिया फर्स्ट दिया है हमें, घटक उद्दीपन अनुक्रिया। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत में। इसका थर्ड व्यवहारवाद, नेटवर्किंग का आएगा संयोजनवाद, रूपरेखा संज्ञानवाद और तार्किकता। तो इसका हो जाएगा हमारा संरचनावाद। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। तो यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया, व्यवहारवाद, नेटवर्किंग संयोजनवाद, रूपरेखा संज्ञानवाद और तार्किकता संरचनावाद। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहु प्रयुक्त का नियम। ओके, तो यहाँ से देखिए हमको 3 नियम दिए गए हैं इनके तो एक्सप्लेनेशन में। तो इसका फर्स्ट नियम है हमें प्रभाव का नियम, और सेकेंड है तत्परता का नियम, और थर्ड है अभ्यास का नियम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अधिगम का सिद्धांत के प्रकार और सूची 2 में है सिद्धांत के प्रतिपादक। ओके, फर्स्ट है हमारा अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत, ये हमारा दिया था BF स्किनर ने, और सेकेंड है अधिगम का व्यक्तिक रचनावादी सिद्धांत, तो ये दिया था जीन पियाजे ने, और थर्ड है हमारा अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, तो ये हमारा दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, और अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ओके, सो तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन द्वारा। तो इसका हमारा फर्स्ट दिया है अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत, BF स्किनर ने दिया था। अधिगम का व्यक्तिक रचनावादी सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, और थर्ड दिया है हमारी
हमारा अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और फोर्थ है हमारा अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये हमें अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन में से हमको बताना है कौन सा हमारा सही है। कथन फर्स्ट दिया है, किसी सार्वजनिक या सामाजिक स्थापना का अधिगम प्राप्त करना नृजातीय शोध में एक महत्वपूर्ण विषय है। सेकेंड है कथन सेकेंड, अधिगम और सहभागिता के संदर्भ में प्रकट और प्रच्छन्न निर्याती वर्णन के मध्य कोई अंतर नहीं। उपयुक्त कथन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट हमारा सत्य है, लेकिन कथन सेकंड असत्य है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्यातीय शोध एक संस्कृति के अध्ययन और वर्णन की प्रक्रिया है। यह अध्ययन के तहत एक समुदाय की अंतरंग छवि प्रदान करता है। शोधकर्ता उस विशिष्ट समुदाय में जा सकता है और वहां रह सकता है जहां शोध का संचालन और संस्कृति और उसके शैक्षिक प्रथाओं का अध्ययन है। किसी सार्वजनिक या सामाजिक स्थापना का अधिगम प्राप्त करना निर्यातीय शोध में एक महत्वपूर्ण विषय है। अतः कथन हमारा फर्स्ट सत्य है। अधिगम और सहभागिता के संदर्भ में प्रकट और प्रश्न निर्याती वर्णन के मध्य बहुत अंतर होता है। अतः कथन हमारा सेकंड गलत है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी अधिगम के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी और ई। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सहकारी अधिगम का आदर्श अवधारणा है जिसका आश्रय लोगों को साथ मिलकर काम करने और सहयोग करने के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक उन्नति हासिल करनी चाहिए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सकारात्मक परस्पर निर्भरता, प्रोत्साहन, अन्वयन क्रिया, सामाजिक कौशल और सामूहिक पराक्रम सहकारी अधिगम के तत्व हैं। ओके, नीचे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है हमारा, सशक्ति सिद्धांत अधिगम प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं देता है। सेकेंड, वाटसन का सिद्धांत अधिगम में अभिवृत्ति या अभ्यास की महत्ता पर बल देता है। सो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही हमारे सत्य हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारा सशक्ति सिद्धांत अधिगम प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं देता है। अधिगम विशेष उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध का परिणाम है। वाटसन का सिद्धांत अधिगम में आवृत्ति या अभ्यास की महत्ता पर बल देता है। किसी कार्य को सीखने के लिए किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो वह क्रिया अनुकूलित हो जाती है। यदि इसका अभ्यास छोड़ दिया जाए तो अधिगम बार नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः दोनों कथन हमारे सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अधिगम के द्वितीयक नियम निम्नलिखित में से कौन से है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी और डी। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधिगम सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली क्रिया है। व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। यह पहले सीखी गई क्रिया या अनुभव का परिणाम है। अधिगम के द्वितीयक नियम प्रत्युत्तर का नियम, सहचारी स्थानांतरण का नियम और अनुरूपता का नियम है। प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वविनियमित अधिगम द्वारा अनुपालित विभिन्न सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, ए, डी, ई और सी। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट दिया है कार्य का विश्लेषण करना, सेकेंड है लक्ष्य निर्धारित करना, थर्ड है हमारा योजनाओं को अस्वीकृति करना, फोर्थ है युक्तियाँ या कार्य नीतियाँ अधिनियमित करना और हमारा फिफ्थ है अधिगम को विनियमित करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी अधिगम वातावरण का एक उदाहरण है? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कक्षा जहां सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समावेशी अधिगम वातावरण ऐसे अधिगम का उदाहरण है जहां सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख अभिलक्षण है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, वी और ई। ओके, तो इसको यहाँ से समझ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन द्वारा। इसमें फर्स्ट है
अनुवीक्षण, सेकंड है अधिगम का स्वामित्व लेना और थर्ड है हमारा अधिगम का विस्तार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय विचारक ने धार्मिक सत्य के अर्थ की सिद्धि हेतु 5 कदमों का प्रतिपादन किया है जो डेवी के शिक्षा सिद्धांत में अधिगम के अभिप्राय से अत्यधिक मेल खाती है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाचस्पति मिश्र। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन द्वारा समझते हैं भारतीय विचारक। ओके, सो हमारा फर्स्ट दिया गया हमें स्व अनुवीक्षण, सेकंड है अधिगम का स्वामित्व लेना और थर्ड है हमारा अधिगम का विस्तार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय विचारक ने धार्मिक सत्य के अर्थ की सिद्धि हेतु 5 कदमों का प्रतिपादन किया था जो डेवी के शिक्षा सिद्धांत में अधिगम के अभिप्राय से अत्यधिक मेल खाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाचस्पति मिश्र। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है, तो इसका हो जाएगा, हम यहाँ से देखते हैं, ये एक अध्ययन वेदांत का भमाती नामक संप्रदाय स्थापित किया था इन्होंने। ओके, बजाती वाचस्पति मिश्र ने नव्य न्याय दर्शन पर आरंभिक कार्य भी किया जिसे मिथिला के 13वीं शताब्दी के गंगेश उपाध्याय ने आगे बढ़ाया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक विषय वस्तु से संबंधित नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और ई। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, विभिन्न माध्यमों और अनुभवों के द्वारा स्वयं के ज्ञान अर्जित करना तथा सृजित करना अधिगम कहलाता है। अधिगम भी कई कारकों से प्रभावित होता है। वे कारक अधिगम की प्रक्रिया तेज या धीमा और सफल या असफल भी बनाते हैं। ओके, सो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए जॉन केलर सृजित परस्पर संबंधित चरण है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, सी, डी और ई। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जॉन केलर प्रणान के ए और सी एस मॉडल के संस्थापक हैं। केलर के प्रेरणा के ARCS मॉडल को सीखने के लिए एक समस्या समाधान दृष्टिकोण के रूप में माना जा सकता है जिसका उपयोग निर्देशात्मक डिज़ाइनर भी अधिक आकर्षक ई-लर्निंग गतिविधियों को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए जॉन केलर द्वारा सृजित निम्नलिखित चरण हैं। तो फर्स्ट है हमारा ध्यान, प्रासंगिकता, आत्मविश्वास और संतोष। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अपरिचितों को एक बड़े समूह के बीच स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के 25 वर्षों बाद एक विद्यार्थी समूह के फोटोग्राफ से अपने हाई स्कूल में साथ पढ़ने और शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से पहचान करने में सक्षम है। अधिगम का यह प्रकार किस वर्ग से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय विज्ञान। ओके, विज्ञान। ओके, सो इसमें हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। अपचारितों को एक बड़े समूह के बीच स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के 25 वर्षों बाद एक विद्यार्थी समूह के फोटोग्राफी से अपने हाई स्कूल में साथ में पढ़ने और शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों की ठीक प्रकार से पहचान करने में सक्षम है। अधिगम का यह प्रकार स्मृति के प्रत्यय विज्ञान वर्ग से संबंधित है। स्मृति का चौथा अंग प्रत्यय विज्ञान होता है। इसमें पुनः स्मरण किए गए अनुभव को पहचानते हैं कि वे ही अनुभव हैं जो पहले हुए थे या उससे कुछ भिन्न हैं या विरोधी हैं। इनमें चेतना का प्रयोग करते हैं, तभी पूर्व घटित संस्कार स्मृति होते हैं जहाँ पूर्ण रूप से ये पूर्व घटनाएं प्रकट हो जाती हैं, वहाँ प्रत्यय विज्ञान की क्रिया पूरी हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित अनुदेशात्मक प्रभावों में से कौन भूमिका निर्वहन मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संवाद में दक्षता। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन हमें ये दी गई है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन में हमें दिया गया है, अनुदेशात्मक प्रभावों में सामाजिक संवाद में दक्षता भूमिका निर्वहन के अंतर्गत नहीं आता है। ओके,
सो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, लोगों की पूर्व धारणाओं, संदर्भ के दायरों और मुद्दों व छवियों के प्रति उनके अपनी सीमित अभिवृत्तियों के प्रसार का निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िवादिताएं। तो इसका हमारी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है। एक्सप्लेनेशन में हमने देखते हैं यहाँ पे हमें दिया गया है कि लोगों की पूर्व धारणा, संदर्भ के दायरों और मुद्दों व छवियों के प्रति उनके अपनी समिति अभिवृत्तियों के प्रसारण का परिणाम रूढ़िवादिताएं होता है। जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम रूढ़िवादिताएं कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे हमें दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन हमें दिया है, संवेगात्मक ऊर्जा के प्रभाव की दिशा अवांछित लक्ष्य की ओर पुनः निर्देशित और उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कथन हमारा फर्स्ट सही है और कथन हमारा सेकंड दोनों हमारे सत्य हैं। दोनों कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य। तो इसमें देखिए हम यहाँ से समझ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन द्वारा। संवेग शरीर में आंतरिक या बाहरी परिवर्तनों के साथ साथ व्यक्ति की दबी हुई ऊर्जा या भावनाओं की मुक्ति है। संवेगात्मक ऊर्जा के प्रभाव की दिशा अवांछित लक्ष्य से सामाजिक वांछित लक्ष्य की ओर पुनः निर्देशन और उदारीकरण प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होती है। विरेचन एक वांछित विधि है जिससे संवेगात्मक ऊर्जा निर्मित के लिए वाहिकाएं प्रदान की जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें। ओके, सो इसमें देखिए हमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, 7 पॉइंट दिए गए हैं। तो हम इन 7 पॉइंट को देखते हैं। छात्र 2 से 5 सदस्यों के छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं। सेकेंड, छात्र सकारात्मक रूप से अन्योन्याश्रित होते हैं। और थर्ड है हमारा संरूपित गतिविधियों का उपयोग करते हैं। फोर्थ है अच्छे अधिगम एवं सामाजिक कौशल को विकसित करने का अनुभव। और फिफ्थ हमारा छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध का निर्माण करना। और सिक्स्थ है हमारा एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान एवं सहायता देना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विद्यार्थी सीखते एवं साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं। सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत दायित्व। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्यक्तिगत दायित्व से तात्पर्य प्रत्येक में यह विश्वास होना कि हर कोई अपने प्रदर्शन और अधिगम के प्रति उत्तरदायी होता है। विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं लेकिन निष्पादित अकेले में करते हैं। सिद्धांत इसी व्यक्तिगत दायित्व का संदर्भित करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, सद्व सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के न होने के रूप में परिभाषित करते हैं। और सेकंड कथन हमें दिया गया है, वर्तमान सिद्धांतकार असफलता को प्रयास न किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं। उपयुक्त कथन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड हमारा दोनों सत्य हैं। इसको हम एक्सप्लेनेशन द्वारा देखते हैं। इकाई सत्व सिद्धांतकारों का मानना है कि बुद्धि एक व्यक्तिगत गुण है जिसे बदला नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि इकाई सिद्धांतकारों के अनुसार क्षमता की कमी के कारण विफलता होती है। बुद्धिशील सिद्धांतकारों को मानना है कि पर्याप्त प्रयासों के माध्यम से बुद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब है कि बुद्धिशील सिद्धांतकारों के अनुसार प्रयास की कमी के कारण विफलता होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठन और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है। जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखाचित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रयुक्त करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधारणा मानचित्रण। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का प्रकार अवधारणा मानचित्र का है। जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखाचित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रयुक्त करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। यह एक संरचनात्मक अधिगम प्रवृत्ति है जो किसी के सोचने के तरीके, किसी के ज्ञान के माध्यम, संबंधों के देखने के तरीकों को स्पष्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कौशल अधिगम में शामिल है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ। ओके, सो इसके हम
एक्सप्लेनेशन द्वारा समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमको फर्स्ट दिया है पहचान करना, सेकंड दिया है संग्रहण और व्यवस्थित करना, थर्ड है हमारा परिवीक्षण करना और फोर्थ है नियोजन करना, क्रमिक करना और मूल्यांकन करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है विषय वस्तु में परंपरागत और तथ्यों, नियमों व कार्यों श्रृंखलाओं के अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है। परंपरागत अधिगम हेतु प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला की पहचान कीजिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आएगा ADECV। ओके, सो इसका हम यहाँ से समझते हैं एक्सप्लेनेशन द्वारा। फर्स्ट हमें दिया गया है प्रकृति की निगरानी व निदान, सेकंड हमें दिया गया है नव विषय वस्तु प्रस्तुत करना और अभ्यास करना, और फोर्थ हमें दिया गया है प्रतिपुष्टि करना, और फिफ्थ है अध्यापन पुनः अध्यापन करना। ओके, सो हमारा नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन हमारा फर्स्ट है समकालीन शिक्षा का प्रारंभ इस आधार से होता है कि हम सामुदायिक यथार्थ से सन्निहित हैं। और कथन सेकंड है इस सामुदायिक यथार्थ को सही और अच्छी तरह तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि हम स्वयं समुदाय में उसके साथ चेतन और सक्रिय रूप से बोध प्राप्त करने वालों के रूप में ना हो। ओके, सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे सही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। तो इसमें हम देखते हैं शिक्षा का मूल उद्देश्य ही लोगों की ज्ञान वृद्धि कर समाज का विकास करना है, जिसके लिए समुदाय के साथ अच्छी तरह से मिलजुल होना आवश्यक है। अतः हम इस सामुदायिक यथार्थ को सही और अच्छी तरह तब तक नहीं जान सकते हैं कि तब तक हम स्वयं समुदाय में उसके साथ चेतन और सक्रिय रूप से बोध प्राप्त करने वालों के रूप में ना हो। यही कारण है कि समकालीन शिक्षा का प्रारंभ इस आधार से होता है कि हम समुदाय में यथार्थ रूप से सन्निहित हैं। ओके, सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कथन फर्स्ट है भौतिक रसायनवादी और वैज्ञानिक दार्शनिक माइकल पोलानी ने तर्क दिया है कि हमारा सुव्यक्त बोध निहित मानव बोध की विशाल गुप्त परत पर निर्भर करता है। कथन सेकेंड है पोलानी के अनुसार यदि हमारे पास शरीर और आत्मा नहीं होती है तो हम उसमें से कुछ भी नहीं जान पाते, जो हम सुस्पष्ट संकल्पनात्मक तार्किक अनुभाविक स्तर पर जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन हमारा फर्स्ट सत्य है। कथन फर्स्ट और सेकंड हमारा दोनों ही सही है। ओके, सो इसका हमारी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइकल पोलानी एक हंगेरियन ब्रिटिश बहुविध थे, भौतिक रसायनवादी और वैज्ञानिक दार्शनिक के रूप में इन्होंने तर्क दिया था कि हमारा सुव्यक्त बोध निहित मानव बोध की विशाल गुप्त परत पर निर्भर करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से कौन से निर्णय जाल डिसीजन ट्रैप पराक्रम कौशल से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए, केवल A, B, C हमारे राइट आंसर है। ओके, तो इसकी हमारी एक्सप्लेनेशन द्वारा हम समझते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। निर्णय जाल वह प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक विकल्पों में से सही का चुनाव करने में बाधित करती है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित निर्णय जाल पराक्रम कौशल से संबंधित है। दुर्लभ समूह प्रक्रिया, नकारात्मक प्रतिपुष्टि को नजरअंदाज करना, शॉर्टकट लेना, अति आत्मविश्वास इत्यादि। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है हमको। नीचे हमें दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन हमें दिया गया है व्यवहार के सिद्धांत में प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता है, और सेकेंड हमारा दिया गया है व्यवहार के सिद्धांत उपगम में सतत पूछताछ शामिल है। ओके, सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट हमारा गलत है, किंतु कथन हमारा सेकंड हमारा सही है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। कथन फर्स्ट असत्य है क्योंकि व्यवहार के सिद्धांत में प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कथन हमारा सेकंड सत्य है क्योंकि व्यवहार के सिद्धांत उपगम में सतत पूछताछ शामिल है, अतः विकल्प हमारा डी सत्य होगा।
सो फ्रेंड्स, हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैप्टर 1 के। ओके, सो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए वीडियो और फ्रेंड्स वीडियो और चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्व समाधान के 4 आर दृष्टिकोण के कारक हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, केवल ए, बी, सी और ई। ओके, सो हमारा यहाँ पे 4 आर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है पढ़ना यानी रीडिंग, लिखना यानी राइटिंग, और सी है हमारा सम्मान। ओके, फोर्थ है समाधान। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि शास्त्रीय परीक्षा। ओके, तो इसका हमारा एक्सप्लेनेशन दी गई है। विधि शास्त्रीय परीक्षा एक शिक्षण मॉडल है जो सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है और सूचना प्रसारण और सामाजिक मुद्दों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान के रूप से केस स्टडी का उपयोग करता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, नए उपयोग के कारण अधिगम अब निम्नलिखित में से इसका संग्रह नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों का। ओके, तथ्यों का। तो इसमें हम अपना एक्सप्लेनेशन देखते हैं। युगों पहले अधिगम तथ्य आधारित होता था, किंतु धीरे धीरे यह कई बदलावों से गुजरा। अतः आधुनिक समय में ICT नई अधिगम को नई तकनीकी उपलब्ध कराता है, जिससे अधिगम में व्यापक दृष्टिकोण व्याप्त हुआ है। अतः नए मीडिया के कारण जो ICT का अंक है, अधिगम तथ्यों का संग्रह नहीं रह गया। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संगठनात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? ओके, सो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो इसका हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संगठनात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल डेविस एस ओसुवेल द्वारा दिया गया है, जो एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक है। असुबेल के अनुसार सामग्री सार्थक है या नहीं यह शिक्षार्थी की तैयारी और सामग्री के संगठन पर अधिक निर्भर करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों का सांसर्गिक प्रसार कहलाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उर्मी प्रभाव। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। एक्सप्लेनेशन, अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों का सांसर्गिक प्रसार उर्मी प्रभाव कहलाता है। यह एक क्रिया या घटना के कारण धीरे धीरे फैलने वाले प्रभावों या परिणामों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से निर्णय जाल, विचारण और नियोजन क्रियाकलापों से जुड़े हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल सी, डी और ई। ओके, सो इसका हमारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है हमें। जोखिम भरा कदम उठाना, और सेकेंड है फ्रेम अध्ययन, थर्ड है निम्न फ्रेम नियंत्रण। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 घंटे यानी 50 घंटे, 50 आवर्स। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट, पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक के प्रति वर्ष न्यूनतम 50 आवर्स व्यतीत करने चाहिए। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हमें, कथन फर्स्ट दिया है हमें, छात्रों के विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संबंध प्रत्यक्ष अनुदेशन का एक उदाहरण है। सेकेंड है, पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों को विस्तारपूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साह
उत्साहित करने वाला कथन। ओके, सो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड हमारा सत्य है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन द्वारा छात्रों को विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संबंध विमर्शी स्तर के शिक्षण का एक उदाहरण है। पूछताछ का मतलब शिक्षण का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन है, अतः कथन फर्स्ट हमारा असत्य है और कथन हमारा सेकंड सत्य है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रचय देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय मानी जाती थी। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। भारत में प्रचय देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से सक्रिय मानी जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी, सी और ई। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारा फर्स्ट है पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करना। सेकेंड है प्रतिस्पर्धी बनाना पसंद करता है। और थर्ड है सूचना को स्वयं व्यवस्थित कर सकती है। और फोर्थ है तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। ओके, सो इसकी हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीकृत स्कीम के भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में उच्चतर स्तर का माना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और डी। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चार्ट दिया गया हमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक का। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्षेत्र आश्रित अधिगमकर्ताओं के लक्ष्य क्या हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमें। फर्स्ट है हमारा वे पाठ्यक्रम में निजीकरण लेता है। और सेकंड है वे शिक्षक से निर्देशन एवं प्रदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। और थर्ड है वे प्रतिस्पर्धा करने की बजाय सहयोग में रुचि व्यक्त करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, नीचे हमें दो कथन दिए गए हैं। कथन हमारा फर्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी होने के लिए यह सावधानी पूर्वक संयोजनबद्ध पर्याप्त रूप से क्रियान्वित और सुनिश्चित रूप से मूल्यांकित होनी चाहिए। तर्क हमारा आर दिया है। शिक्षण अधिगम प्रणाली की प्रभाव उत्पादकता शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पूर्व प्रेक्षित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों हमारे सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, अभिकथन और कारण दोनों सही है। शिक्षण अधिगम प्रणाली एक प्रक्रिया है और इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ मूल सोपानों योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और पुनरीक्षण का होना आवश्यक है। और यह सभी मूल्य सोपान शिक्षा के लिए स्तरों का आधार है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अधिगम के ज्ञान के अनुक्रम में किस प्रकार का अधिगम नियम अधिगम के तुरंत बाद आता है। तो इसका हमारा भी राइट आंसर भी हो जाएगा संप्रत्यय अधिगम। ओके, सो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में हमारे 8 प्रकार दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा संकेत अधिगम, सेकेंड है हमारा SR अधिगम, थर्ड है हमारा श्रृंखला अधिगम, फोर्थ है हमारा मौखिक सहयोगी अधिगम, फिफ्थ है हमारा विभेदीकरण अधिगम, सिक्स्थ है हमारा संप्रत्यय अधिगम और सेवंथ है नियम अधिगम और एट्थ है समस्या निदान अधिगम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों को वैश्विक संदर्भ में शोध साक्ष्यों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक संबंधी कारक। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमें को, अधिगम परिणामों का इष्टतम बनाने के लिए शिक्षक संबंधी कारकों को वैश्विक संदर्भ में शोध साक्ष्यों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, मास्लो के अधिक्रम में निम्नलिखित कौन से
आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 और 5। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, हमको यहाँ से देखते हैं। दैनिक आवश्यकता भोजन और कपड़ा और सुरक्षा आवश्यकता जॉब सुरक्षा, और थर्ड है हमारा संबद्धता और एवं स्नेह की आवश्यकता दोस्ती, फोर्थ है हमारा सम्मान की आवश्यकता, और फिफ्थ है हमारा आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सहमत की शिक्षण अधिगम स्थितियाँ सत्य पर लाई जा सकती हैं जिसका विस्तार स्मृति स्तर पर विमर्शक स्तर तक होता है, किसके कारण प्रतिपादित है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरिस अल विगी। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है, शिक्षण अधिगम स्थितियाँ सात्य पर लाई जा सकती हैं जिसका विस्तार स्मृति स्तर से विमर्शक स्तर तक होता है। यह कथन मॉरिस एल विगी का है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VACE और डी। यहाँ से इसको समझते हैं हम एक्सप्लेनेशन द्वारा। फर्स्ट पे आएगा हमारा संकेत अधिगम, सेकंड आएगा SR अधिगम, थर्ड आएगा श्रृंखला अधिगम, फोर्थ आएगा मौखिक सहयोगी अधिगम, और फिफ्थ आएगा विभेदीकरण अधिगम, सिक्स्थ आएगा अवधारणा अधिगम, सेवंथ आएगा नियम अधिगम, और एट्थ आएगा हमारा समस्या समाधान अधिगम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें दिया गया है, गेने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार संप्रदाय अधिगम के तुरंत पहले आता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभेदन अधिगम। ओके, सो हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है, आप देख लीजिए इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रदाय अधिगम के संदर्भ के लिए प्रथा गुंजाइश रहती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था के दौरान। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, किशोरावस्था के दौरान अधिगमकर्ता के संप्रदाय संवर्धन की पर्याप्त गुंजाइश रहती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ताओं केंद्रित होती हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण युक्तियों में अधिगमकर्ता की सक्रिय भूमिका अनिवार्य होती है। इन युक्तियों में अधिगमकर्ता अपने ज्ञान, पूर्व अनुभवों और विचारों का प्रयोग करता है। शिक्षण एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। सहकारी अधिगम, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स और युगिमित सहभागी चर्चा अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण युक्तियां हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर क्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत। तो इसमें हमारी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत सहायक है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगमकर्ता को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए तथा शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिगम में सहायता करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हमको कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किस विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक फीडबैक। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतिपुष्टि एक प्रकार से प्रतिक्रिया है जो किसी कार्य के प्रति प्रकृति को बताती है। वह प्रतिपुष्टि के आधार पर दिए गए उत्तर के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये व्यवहार सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं। यदि एक शिक्षक अपनी वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नोत्तर प्रक्रिया अपनाता है और इस प्रक्रिया में वह विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए हाँ आप सही हैं उत्तम की टिप्पणी करता है, तो यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगी जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसी अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी केवल बी, डी और ई। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। शिक्षक की परीक्षा रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशिष्टताओं की पहचान कीजिए जो सूची में प्रदत्त है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, बी और ई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें दिया गया है। विद्यार्थी की अकादमिक सफलता के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधिक क्षमता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। फर्स्ट है विद्यालय का वातावरण, सेकेंड है सामाजिक आर्थिक स्तर या सामाजिक सक्षमता, और थर्ड है पारिवारिक वातावरण, फोर्थ है शैक्षिक सुविधाएं, फिफ्थ है भावनात्मक सुविधा, सिक्स है संज्ञानात्मक सक्षमता या संज्ञानात्मक शैली, और सेवंथ है शैक्षिक आकांक्षा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट हमें दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। फर्स्ट है हमारा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको यहाँ से एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हैं। कॉलम 1 में है वाचन वैकल्य, और सेकेंड है हमारा कॉलम सेकेंड में है पठन में कठिनाई। ओके, लेखन वैकल्य, लेखन में कठिनाई, और परिकलन वैकल्य तो गणित के कार्यों में कठिनाई। ओके, ADHD तो इसमें हमारा आ जाएगा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 428 दिया है। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमारी। सामान्यतः ऐसी बुद्धि जिसके अंतर्गत व्यक्ति के सांवेगिक पक्ष से संबंधित क्षमताओं व शील गुणों का समुच्चय होता है, उसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। एक अधिगमकर्ता को अपने जीवन का सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि का होना अति आवश्यक है। ओके, सो इसके 5 पॉइंट दिए गए हैं हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है। सो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता अधिगमकर्ता की एक सामाजिक विशेषता है। अर्थात यदि एक अधिगमकर्ता सामाजिक होगा तो वह सहज भाव से ही खुद को दूसरों के साथ समायोजित कर लेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। वह अध्ययन क्षेत्र जिसे पूर्ण अधिगमकारियों को हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा एंडागोजी। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। एंडागोजी वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें पूर्ण अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया था। तो इसमें आ जाएगा हमारा एडगर डेल ने। तो इसमें हमारी एक्सप्लेनेशन है। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव के शंकु का सिद्धांत प्रसिद्ध शिक्षाविद एडगर डेल महोदय ने दिया था। इसके माध्यम से अधिगम में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करना समझ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें। नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं। इसमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो इसमें देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट है अधिगमकर्ता की मानसिक योग्यता का स्तर, सेकेंड है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, और थर्ड है अधिगमकर्ता का अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, और फोर्थ है अधिगमकर्ता का समाज के बारे में दृष्टिकोण। ओके, सो हमारा नीचे दिया गया है। नीचे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान दीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया गया है विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, और हमारा लास्ट हो जाएगा वांछित उत्तर प्राप्त करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स हमको।
बोलते हुए सोचने की पद्धति है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। व्यक्ति बोलते हुए सोचता है तो वह देखता है कि आगे उसे क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, कि रणनीति पर विचार करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको, निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणामों का उदाहरण है। संज्ञानात्मक अधिगम का तात्पर्य जिसमें प्राणी पर्यावरण की घटनाओं के बीच नए संबंध की प्रत्याशा करता है तथा उनके बीच नए सहचार्य की स्थापना करता है, अर्थात व्यक्ति अपने मन में पर्यावरणीय घटनाओं व सूचनाओं का एक संज्ञानात्मक नक्शा विकसित कर लेता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, स्व अधिगम को दृष्टितम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। ओके, सो हमारा इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है हमारी, स्व अधिगम के दृष्टितम बनाने के लिए क्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना अभिप्रेरणा सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है। स्व अधिगम के अंतर्गत अधिगमकर्ता स्वयं ही अपनी क्षमताओं के अनुसार अधिकतम की प्राप्ति के उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर अधिगम करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेत अधिगम परिणाम। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको यहाँ से, वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अवश्य ही करे और यह इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उसे अभिप्रेत अधिगम परिणाम की प्राप्ति होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अध्ययन के दौरान अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारा फर्स्ट है अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता, सेकेंड है अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी और थर्ड है संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की उत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 5 और 6। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, लर्निंग द ट्रेजर विदिन यूनेस्को रिपोर्ट 1996 में निम्नलिखित में से कौन है से अधिगम स्तंभों का उल्लेख है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी और ई। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया गया है हमको पॉइंट दिए गए हैं, ज्ञान के लिए सीखना और होने के लिए सीखना, अधिगम के लिए सीखना और साथ साथ रहने के लिए सीखना। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है मूल्य शिक्षा। ओके, सो विद्यार्थियों के समग्र रूप से विकास के लिए किस शिक्षक को निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूल्यों संबंधित शिक्षा के साथ साथ परिणामों आधारित शिक्षा। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, छात्रों को समग्र रूप से विकसित करने के लिए एक शिक्षक को मूल्य शिक्षा के साथ साथ परिणाम आधारित शिक्षा पर जोर देना चाहिए। मूल्य शिक्षा एक छात्र की समग्र चरित्र को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। इसमें चरित्र विकास, व्यक्तित्व विकास और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है। यह मजबूत चित्र और मूल्यों के साथ एक समझदार व्यक्ति को विकसित करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है हमको, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से देखते हैं मूल्य और अर्थ। फर्स्ट हमारा सत्यनिष्ठा, तो इसका अर्थ होगा सही कार्य करना। सेकेंड है हमारा समूह कार्य, तो इसका अर्थ होगा परस्पर सहायता और सहयोग करना। ओके, सो सी है हमारा अनुशासन, समर्पण और अथक परिश्रम। और फोर्थ है हमारा सकारात्मकता, अच्छी आवृत्ति रखना। ओके, तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत स्तर संबंधी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कौन से चरण सम्मिलित होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, केवल बी और डी। ओके, सो हमारे यहाँ पे चरण दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्य परक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के पीछे निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत सम्मिलित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सो फ्रेंड्स, इसका हमारा ये यूजीसी नेट आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अनुपस्थिता संबंधित व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुभूति के बिना जानबूझकर कक्षा अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधि से अनुपस्थित रहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलायनशीलता। तो एक्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऐसे अनुपस्थितता व्यवहार जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमानित मति के बिना जानबूझकर कक्षा अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधियों से अनुपस्थित रहते हैं, पलायनशीलता कहलाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्यों को कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपलब्धि मूल्य। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर रहे व्यक्तित्व सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को उपलब्धि मूल्य कहते हैं। उपलब्धि मूल्य किसी दिए गए कार्य पर सफल होने के लिए व्यक्ति के पास प्रोत्साहन या उद्देश्य है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है, मूल्य विकास के लिए स्कूल और अध्यापकों के सचेतन, सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक होते हैं। सेकंड है, हमारा सतत विकास के लिए आवश्यक मूल्य स्कूली वातावरण में नहीं सिखाए जा सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकेंड हमारा गलत है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे दो कथन हमको दिए गए हैं। फर्स्ट है, इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अविष्ट ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। सेकेंड हमारा दिए गए, विज्ञान को अनिवार्यतः मूल्य मुक्त तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन हमारा फर्स्ट गलत है किंतु कथन हमारा सेकेंड हमारा सही है। ओके, सो इसकी हमारी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अविष्ट ज्ञान कहा जा सकता है। अतः कथन फर्स्ट गलत है और तथा विज्ञान को अनिवार्यतः मुक्त तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है हमारा, एक समग्र और बहु विषयक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सौंदर्य शास्त्रीय, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षमताओं का विकास है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कथन सेकेंड है, 21वीं शताब्दी में व्यक्तियों को सफल होने के लिए केवल बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट हमारा सत्य है लेकिन कथन हमारा सेकंड असत्य है। ओके, सो इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक समस्त और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सौंदर्य शास्त्रीय, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षमताओं का विकास है। अतः कथन हमारा फर्स्ट सत्य है। 21वीं शताब्दी में व्यक्तियों को सफल होने के लिए बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक क्षमता की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन हमारा सेकंड असत्य है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से उन मूल्यों की पहचान कीजिए जिन्हें सात्विक मूल्य की संज्ञा दी गई है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और सी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थानों में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरदायी और अच्छे नागरिक विकसित करना। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंधित। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वमुक्तिवाद का सिद्धांत। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, डेलर्स आयोग की रिपोर्ट्स में वर्णित शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित कौन सा वसु, वेद, कुटुंब के भारतीय मूल्य को दर्शाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोग के साथ जीने के लिए अधिगम।
ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं। हमारा कथन है फर्स्ट, परविधा का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभवों से परे है। और सेकेंड है, अपराविद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे सही हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको, किस मापनी में वर्गीकरण तथा क्रम दोनों गुण उपस्थित होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सूचीपन को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें हमारा ये आएगा योजना, यह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। आयोजन करना, यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। अभिप्रेरणा, यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। ओके, चौथा हो जाएगा नियंत्रण, यह परिणामों की प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पादित की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उन शिक्षण कार्यनीतियों की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष अनुदेश में अपनाई जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए, सी और ई। ओके, अप्रत्यक्ष अनुदेशन में अपनाई जाने वाली कार्यनीति, पहला है प्रत्यक्ष और परोक्ष दृष्टांतों पर बल देना। सेकेंड है पूछताछ आधारित प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन करना। और थर्ड है छात्रों के मध्य समस्या समाधान उपगम को बढ़ावा देना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकेंड और फोर्थ। ओके, सो हमारा नीचे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा, अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री में अधिगम के महत्वपूर्ण अनुसिद्धांतों यथा सक्रिय अनुक्रिय एवं तत्कालिक प्रतिपुष्टि का अनुप्रयोग होता है। सेकेंड है हमारा, स्किनर का प्रबलन अनुसिद्धांत रेखीय प्रकार की अनुक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री निर्माण में निहित आधार है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों हमारे सही हैं। तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें लघु सोपान, सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया पुनर्वलन, स्वतीव्रता मूल्यांकन और तात्कालिक प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्किनर का पुनर्वलन सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री के परिणामों में प्रभावित व्यवहारों में परिवर्तन अवरोध करता है। ओके, सो फ्रेंड्स हमको नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा है शिक्षा की वे व्यवस्थाएं जो सापेक्ष या सापेक्ष, समय सापेक्ष तथा व्यक्ति सापेक्ष होती हैं, उन्हें औपचारिक की संज्ञा दी जाती है तथा ये विहित नियम एवं पद्धतियों से संरचित होती है। और सेकेंड हमारा आर, मुक्त विश्वविद्यालय और विद्यालय औपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं क्योंकि वे विहित प्रक्रियाओं द्वारा संरचित होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए हमारा सही है परंतु आर हमारा गलत है। तो इसमें हमारा ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य परक शिक्षा के सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी, डी और ई। तो इसमें हमारा यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से पूर्ण व्यवहार सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतर आत्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। थर्ड है हमारा, यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेकंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये निम्नलिखित में से उस शिक्षा के स्वरूप को पहचान कीजिए जिसमें आशा, विद्यता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य शिक्षा। ओके, सो फ्रेंड्स इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, शिक्षा का स्वरूप जिसमें आशा, विद्यता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है, शिक्षा कहलाती है।
मूल्य उन्मुखी शिक्षा वह है जो व्यक्ति के मनोदैहिक पक्षों के समग्र विकास के साथ उसमें सामाजिक मूल्यों के प्रति बोझ जगा सके। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की गरिमामय अनुभूति के साथ अंतर्दृष्टि भावों के अनुरूप व्यक्ति का विकास करने में सहायक है, जिससे वह स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति तथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को दक्षतापूर्वक निभा सके। इस प्रकार मुखोन्मुखी शिक्षा में व्यक्ति में निहित संभावनाओं के संपूर्ण विकास के साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं के पूर्ण वर्गीकरण का आदर्श समाहित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 1 के PYQs टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, जो आज हमारा एंड हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएं। ओके, सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, डूइंग वेल।